क्या आपको पता है कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है और सबसे छोटा ब्लैक होल कौन सा है और कौन ज्यादा खतरनाक है? और क्या आपको पता है कि स्पेस में जंक की प्रॉब्लम कितनी बढ़ती जा रही है और अगर इस जंक को ना रोका जाए तब आखिर क्या होगा फ्यूचर में? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 13। अब जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ये आज तक के सबसे बेस्ट फैक्ट है। क्या है कि इस हमारे धरती का अंत कभी ना कभी आना है। लेट आएगा लेकिन कभी ना कभी सन जब एक्सपैंड होगा, जब सन फटने वाला होगा आज से बिलियंस ऑफ साल बाद, कभी ना कभी धरती खत्म हो जाएगी। हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। धरती का पूरा सिविलाइजेशन अभी नहीं लेकिन बाद में कभी ना कभी मिट ही जाएगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि हमें कहीं ना कहीं जिंदा रखेगी। 1977 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में छोड़ा गया था और वो सिंपल सी स्पेसक्राफ्ट थी उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन वो अभी बहुत दूर जा चुकी है, सोलर सिस्टम के एज के करीब एकदम। तो उसमें ना गोल्डन रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें एक हार्ड डिस्क में धरती के बहुत सारे पिक्चर्स, हमारे धरती का एक रॉ पिक्चर, यहाँ का जो हवा है उसका साउंड, 90 मिनट का गाना, हमारे सारे ब्यूटीफुल पेड़, ओशन सब मौजूद है इस हार्ड ड्राइव में। तो ये जो वॉयेजर है यही एक चीज है जो कि सूरज के तबाही से फ्यूचर में बच जाएगा, क्योंकि वो सौर मंडल से ऑलरेडी बाहर हो चुका है। तो अगर उसे बाय चांस किसी एलियन सिविलाइजेशन ने फाइंड किया और किसी न किसी टेक्नोलॉजी से उस हार्ड ड्राइव को रीड कर लिया तो वो हमारे गाने, एक्टर्स, म्यूजिक, हमारे ब्यूटीफुल पेड़, ओशन, धरती की लाइफ, ब्यूटीफुल सा धरती, इसको देख पाएंगे। गूज़बम्स आ रहा बोलते हुए, मतलब इधर हमारी धरती खत्म हो चुकी होगी लेकिन वो किसी ना किसी एलियन को जरूर मिलेगी। ये बात अगर आप डीपली सोच पाओ तो ये बहुत पावरफुल बात है। सैल्यूट टू यू वॉयेजर। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि नासा एक अमेजिंग टाइप का एक ऑब्जर्व करने के लिए एक टेलीस्कोप बना रहा है जो कि एक्सो प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, वो भी बहुत इफिशिएंटली। अब देखो, अब मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको। एक्सो प्लैनेट्स मतलब दूर के जो तारे हमें दिखते हैं उसके चारों तरफ घूम रहे ग्रहों के बारे में, क्योंकि उनमें लाइफ हो सकता है। तो आपको पता है कि एक्सो प्लैनेट्स को फाइंड करना इतना हार्ड क्यों होता है? तो क्या है कि जो दूर के तारे हैं वो तो इतना चमकते हैं कि हमें धरती से भी नेकेड आई से दिख जाता है चमकता हुआ, लेकिन उसको जो प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। इस दुनिया का सबसे आधुनिक टेलीस्कोप भी प्लैनेट्स को ठीक से रीड नहीं कर पाता है, समझ नहीं आता प्लैनेट है कि नहीं। तो इसी को सॉल्व कर रहा है नासा अपने स्टार शेड प्रोग्राम से। कंपैरिजन के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इमेजिन करो कि एक स्टेडियम है बहुत बड़ा, उस स्टेडियम में फॉग लाइट्स लगे हुए हैं, ये जो बड़े बड़े लाइट्स आप देखते हो, और इमेजिन करो कि एक फायर फ्लाई मौजूद है, वो जो मक्खी होती है ना जो जलते रहती है, बल्ब जिसमें होता है, वो मौजूद है इस बड़े से लाइट के सामने और आप 2 किलोमीटर दूर हो। तो क्या उस फायर फ्लाई को डिटेक्ट करना पॉसिबल है? उसको डिटेक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके सामने जो इतना बड़ा लाइट का जो पावर है वो उससे मिलियन और बिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है। तो ऐसे ही होता है स्पेस में, जो तारे होते हैं वो तो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, उसके सामने के प्लैनेट को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है। तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कि इफिशिएंटली उस लाइट को ब्लॉक कर दे, तारे के लाइट को मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से ब्लॉक करे, इस तरह ब्लॉक करे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कि सामने वाले प्लैनेट्स हमें दिखे और वो भी साफ साफ। तो यही नासा कर रही है अपने स्टार शेड प्रोग्राम से। फैक्ट नंबर 11। द पिलर्स ऑफ क्रिएशन, ये इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। ये आपने फेमस पिक्चर इसको बहुत बार देखा होगा आपने। ये स्पेस में एक जगह पे मौजूद है। तो जो हबल टेलीस्कोप था, जेम्स वेब टेलीस्कोप के पहले वाला सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, उसने ये पिक्चर क्लिक किया था इस ऑब्जेक्ट का। अब जब जेम्स वेब आया तब उसने भी पिलर्स ऑफ क्रिएशन का इंफ्रारेड कैमरा से पिक्चर क्लिक किया और आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि नया है उसमें खासियत ये है कि उसमें डिटेल ज्यादा मौजूद है। इस पिक्चर के जो साइड वाले जगह हैं उसको देखो। जो जेम्स वेब का जो पिक्चर है उसमें आप ब्लू 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 देख सकते हो कुछ, वो सब बेबी स्टार्स है जो कि फॉर्म हो रहे हैं, नए स्टार जो कि बन रहे हैं जस्ट। और पहले की कोई भी टेक्नोलॉजी हमें इसको नहीं देखने देती थी। फॉर्मिंग स्टार्स को डिटेल में अपने इंफ्रारेड वाले आंखों से जेम्स वेब टेलीस्कोप देखा।
और हमें दिखाया इंसान की तरक्की का कोई लिमिट नहीं है। फैक्ट नंबर 10, ये एक बहुत ही अमेजिंग स्पेस की फैक्ट है कि जो हमारा नया जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, उसने पहली बार मतलब पूरे इंसानी इतिहास में पहली बार इस अमेजिंग से टेलीस्कोप ने एक ऐसी डिस्कवरी करके दिखाई है जो कि साइंस को पूरी तरह से शॉक कर दिया। वास्प 39b ये एक प्लैनेट है हमारे धरती से 700 लाइट ईयर दूर, उतना भी दूर नहीं है। और जेम्स वेब ने ये पाया है कि इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और इसके पहले ये पाया गया था कि इस प्लैनेट पे वाटर वेपर्स मौजूद है, पानी मौजूद है। तो किसी प्लैनेट पे पानी भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन जो कि ये इंडिकेट करता है कि वहां पे लाइफ हो सकती है, मतलब किसी प्लैनेट पे कार्बन मिले तो ये लाइफ का सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमें दिखाता है। और यही हुआ है इस वास्प 39b प्लैनेट के साथ। ये इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि हमारी धरती एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से जूझ रही है, वो है स्पेस जंक की प्रॉब्लम। मेरे बगल में आप एक लाइव मैप का रिकॉर्डिंग देख सकते हो और इसमें देख सकते हो चारों तरफ कि कितने सारे सैटेलाइट्स अभी रियल टाइम में चल रहे हैं। मतलब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब ये सैटेलाइट्स जो है अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। और एलोन मस्क का स्टारलिंक और बाकी जितने कंपनीज हैं सब ऑलमोस्ट रेगुलरली नए सैटेलाइट्स को छोड़ती रहती है। और जिस तरह हम लोग के घर के कचड़े को गार्बेज में फेंका जाता है, तो जो ओल्ड सैटेलाइट्स हो जाती है आउटडेटेड, जिनको ऑफ कर दिया जाता है और उनका जो जितना डिब्रीज है वो स्कैटर होके इधर उधर घूमता रहता है। गैरेज तो है धरती पे पॉइंट नीमो पे जहाँ पे सारे स्पेस जंक आते हैं, लेकिन मेन बात है कि वहां से इसको लाना बहुत कॉस्टली होता है और कंपनीज नहीं करती अक्सर, क्योंकि स्पेस से लाने की क्या नीड है, मतलब उतारता रहे अपना स्पेस पे। लेकिन इसी प्रॉब्लम को लेके और भविष्य में अगर ऐसे ही तैरता रहे तब क्या होगा, तब जो होगा उसे कहते हैं केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम जो है इसे 1978 में ही डोनाल्ड जे केसलर, एक नासा साइंटिस्ट, ये प्रेडिक्ट कर दिए थे। और इन्होंने ये कहा था कि अगर स्पेस जंक के नॉर्मल सी सुनने जैसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग सीरियसली नहीं लिए, तब एक टाइम ऐसा आएगा जब धरती से कोई भी जब रॉकेट या कोई भी स्पेसशिप एस्केप होगी तो इतना वहां का डेंसिटी हो जाएगा वेस्ट का कि उसको टकरा के ही गुजरना होगा, क्लीन रास्ता बचेगा ही नहीं, इतने मात्रा में घेर लेगी ये जो स्पेस डिब्रीज है ये धरती को। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि ग्लीसे 436b नाम का एक एक्सोप्लैनेट है और वहां पे बर्फ मौजूद है। और अजीब बात यह है कि उस प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस है। अब 500 में तो बॉयल होना चाहिए वाटर नामक केमिकल के कॉम्पोजिशन को, लेकिन फिर भी नहीं होता है। हॉट आइस, ये सुन के आपके मन में क्या आता है? गरम बर्फ, एक अजीब एक एग्जॉटिक टाइप का एक स्टेट है ये वाटर का, जो कि अभी तक सिर्फ इसी प्लेनेट पे पाया गया है। 500 डिग्रीज के बाद भी वो जो वाटर का फॉर्म है वो दिखता है बर्फ की तरह, सॉलिड है, लेकिन इतने टेम्परेचर पे वो सॉलिड कैसे है, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है उस प्लेनेट की। उस प्लेनेट के ऊपर और भी रिसर्च चल रही है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि हम एक बहुत गुड एरा में जी रहे हैं, बहुत सही एरा, और ऐसा क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। जितने गैलेक्सीज आपको रात में आसमान में दिखते हैं, अगर हम लोग लाइट के स्पीड से भी गए, कोई गैलेक्सी लेते हैं रैंडमली, उसको टारगेट करते हैं हम लोग और एक स्पेसशिप पर बैठते हैं और हम लोग अपनी सारी हदों को पार करके, टेक्नोलॉजी के लास्ट हद को यूज करके, और हम एक ऐसा स्पेसशिप बना लेते हैं जो फाइनली यूनिवर्स का जो स्पीड लिमिट है, जिसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता, जो कि है ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उतने स्पीड वाला हम लोगों ने स्पेसशिप बना दिया और अब चलते हैं उस गैलेक्सी की ओर। तो जितने सारे गैलेक्सीज आपको दिख रहे हैं आसमान में, उसमें से ऑलमोस्ट 94% ऑफ द गैलेक्सीज में आप तब भी नहीं पहुंच पाओगे, भले ही आपकी स्पेसशिप की स्पीड लाइट की स्पीड हो, फिर भी आप सिर्फ 6% गैलेक्सीज तक ही पहुंच पाओगे, बाकी 94% आउट ऑफ रीच है सिंपली। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और सारे गैलेक्सीज दूर मूव होते जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तार में, और वो आपके स्पेसशिप के भी रफ्तार को आउट परफॉर्म कर देगी। और सबसे सैड बात यह है कि आज से बिलियंस ऑफ साल बाद अगर सिविलाइजेशन धरती पे या फिर किसी भी और प्लैनेट पे रही, हम लोग जैसी इंसानियत की सिविलाइजेशन,
तो वो गैलेक्सीज को देख ही नहीं पाएगी। जो आसमान है वो पूरा ऑलमोस्ट डार्क हो जाएगा आज से ऑलमोस्ट 100 बिलियन साल बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गैलेक्सी इतनी फार मूव कर गई होगी और यूनिवर्स का साइज इतना हो गया होगा कि लाइट यहाँ तक पहुंचेगी ही नहीं। तो हम बहुत अच्छे टाइम पे रहते हैं। तो हम लोग जो अभी के टाइम पे गैलेक्सीज देखते हैं जैसे कि वर्लपूल गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और बाकी सारे गैलेक्सीज, हम लोग बहुत लकी एरा में जी रहे हैं जो लाइट एटलीस्ट यहाँ तक पहुंच रही है। नहीं तो फार इन द फ्यूचर जब ये यूनिवर्स एक्सपैंड बहुत हो चुकी होगी तब सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस होगी पूरे यूनिवर्स में। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारा जो बगल वाला प्लेनेट है मार्स, मंगल ग्रह, साइंटिस्ट को ऐसे कई एविडेंस मिले हैं जो कि ये पॉइंट करती है कि मार्स पे पहले ओशन हुआ करता था बिलियंस ऑफ ईयर पहले, और मार्स पास्ट में एक वार्म प्लेनेट हुआ करता था, गर्म, क्योंकि ओशन का जो शोर लाइन होता है वो साइंटिस्ट को मिला है। और जो ओशन का शोर लाइन है वो कहीं कहीं पे 1-1 किलोमीटर डीप तक जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये पहले वाटर से फिल्ड था। और भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जो कि ये पॉइंट करता है कि मंगल में हो सकता है कि धरती पे जीवन आने के पहले मंगल पे जीवन बसता हो और धरती एक वीरान प्लेनेट हो उस टाइम के कंडीशंस के हिसाब से। और अब मार्स एक वीरान प्लेनेट है। अब साइंटिस्ट्स को जस्ट वेट है कि कुछ लाइफ का प्रूफ मिल जाए, क्योंकि पास्ट में अगर लाइफ होगा तो डीएनए एविडेंस वहां जरूर मौजूद होगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन कहाँ तक है? वो बस धरती के एटमॉस्फेयर तक है। उसको पार कर जाते हैं हम लोग तो स्पेस में तो हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो तो धरती की चीज है। तो सन जो है वो जलते रहता है स्पेस में। तो सन जलता कैसे है अगर ऑक्सीजन नहीं है? तो इसका आंसर क्या आपको पता है? तो इसका आंसर ये है कि सन जलता नहीं है। जो हम लोग का कन्वेंशनल वे है थिंकिंग का कि हाँ आग जल रहा है, लिटरली वैसा नहीं जलता है सन। सन एक बॉल ऑफ गैस की तरह है जिसके सेंटर में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, और वो ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हाइड्रोजन के एटम्स को इतना फोर्सली खींचता है कि 2 एटम आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ना कि सन जलता है। तो द सन बर्न्स या फिर द सन इज बर्निंग, ये रॉन्ग सेंटेंस है। सन लिटरल और कन्वेंशनल वे में नहीं जलता है, ना ही कोई यूनिवर्स का बाकी तारा जलता है, क्योंकि स्पेस में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। वो सब ग्रेविटी का कमाल होता है। सोचो, ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि वो 2 एटम्स को फ्यूज कर देती है, सन की ताकत। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के एक थ्योरी के हिसाब से जब सौर मंडल बना था तब सिर्फ एक प्लेनेट नहीं था जो कि लाइफ सस्टेन कर सकता है, हमारा धरती। मार्स का थ्योरी तो मैंने आपको बता दिया, बट क्या आपको पता है कि यह भी प्रेडिक्ट किया गया है कि पास्ट में जो वीनस है उसका भी ओशन था जो कि बॉयल अवे हो गया। तो वो सन के पास होने के चलते बॉयल अवे हो गया, उबल कर भाप बनकर विलीन हो गया वहां का पानी। और जो मार्स है उसका भी कंडीशन ठीक ठाक नहीं रहा, और अभी तो -150 डिग्री तक मार्स पे रात के टाइम रहता है। तो धरती ही फिलहाल एक बची है जो कि लाइफ को सस्टेन कर सकती है। एंड ये सिंपल सी बात बहुत लकी फील कराती है, क्योंकि यही एक ऐसी प्लेनेट है जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी कंडीशंस है उसको मीट करती है। फैक्ट नंबर 3, जुपिटर, ये जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, क्या ये अच्छा है या खराब है? तो आपको पता है जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है हमारे सिविलाइजेशन को बचाए रखने का। जुपिटर जो है वो सारे ग्रहों के एक भाई की तरह है, जो कि सारे सौर मंडल के ग्रहों को प्रोटेक्ट करता है। जुपिटर की जो ग्रेविटी है बहुत इंसेन है, और जितने भी बाहर के ऑब्जेक्ट्स जो कि सोलर सिस्टम में घुसते हैं और अंदर की तरफ आते हैं, जुपिटर उसको 1 सेकंड में खींच लेता है, क्योंकि उसके पास उतनी ग्रेविटी है कि वो सब कुछ को अपने तरफ खींच ले। और ऐसे कई एस्ट्रॉइड्स को धरती की तरफ आने से रोकता है, जो कि अगर धरती पे आ जाती या फिर इनर सौर मंडल के जितने प्लैनेट्स हैं उसको अगर हिट करती तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, बट जुपिटर हमें बचाता है। फैक्ट नंबर 2, एक फैक्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो यूनिवर्स है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि अगर 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है यूनिवर्स, लाइट को भी 93 बिलियन साल लग जाएंगे एक साइड से
दूसरे साइड पे जाने पे, तो क्या इसका मतलब वो यूनिवर्स का किनारा है 93 बिलियन? तो बात ये है कि जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स की जो साइंटिस्ट बात करते हैं, वो बात करते हैं एक टर्म के साथ जिसको कहते हैं दी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो पार्ट जहां तक हम इमेजिन कर सकते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जहां तक गई है। लेकिन बात यह है कि यूनिवर्स में कुछ कांस्टेंट नहीं है ना। आज 93 है, जब यूनिवर्स और एक्सपैंड हो जाएगा तब वो 100 होगा, 200 होगा, 500 बिलियन लाइट ईयर होगा। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, तो सही में ये सेंस नहीं बनाता यूनिवर्स का साइज को मापना, क्योंकि क्या बोलूं मैं, आप सोच के देखो 93 बिलियन लाइट ईयर्स का जो दूरी है, अबे यूनिवर्स जो है वो अगर इतना है तो जिस जगह में ये यूनिवर्स बचा है उसका भी तो साइज होगा, तो वो भी तो यूनिवर्स में गिनाना चाहिए। अगर इनफाइनाइट स्पेस में 93 बिलियन लाइट ईयर ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो किसी चीज में ही कर रहा होगा ना। तो ये यूनिवर्स के बाहर भी तो वो खत्म थोड़ी हो रहा, ये स्पेस किधर खत्म होता है? तो यूनिवर्स का साइज एक ही आंसर मेरे को सेंस बनाता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लार्ज है। 93 बिलियन लाइट ईयर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जहां तक देख सकते हैं। अरे बाबा वो तो देख ही सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंटेंट है ना, यहां तक है तो ये जो चीज है वो भी तो किसी में मौजूद है ना। तो जिस चीज में मौजूद है ये यूनिवर्स, वो चीज तो यूनिवर्स से बड़ी है और वो चीज भी तो यूनिवर्स ही कहलाएगी। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है? तो अभी तक ये माना जाता था कि जो टॉन 618 ये जो ब्लैक होल है ये सबसे बड़ा है पूरे यूनिवर्स में। टॉन 618 का कंपैरिजन आप हमारे सौर मंडल से देख सकते हो। ये जो टॉन 618 का इमेज है, इसमें जो बीच में आप छोटा सा डॉट देख रहे हो वो हमारा पूरा सौर मंडल है। वो नेपच्यून का ऑर्बिट है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा सौर मंडल वो इस ब्लैक होल के मात्र 10-20 पिक्सल के बराबर है। मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम इस ब्लैक होल के अंदर आ जाएंगे। मतलब सोचो हमारा जो सौर मंडल है, हम लोग जुपिटर की बात करते हैं, नेपच्यून कितना दूर है उसकी बात करते हैं, चौड़ाई कितना है, इतना वास्ट सौर मंडल, और वो इस ब्लैक होल के पूरे जायगेंटिक शरीर का सिर्फ 2-3 पिक्सल है। ये कितना बड़ा है उसका डिपिक्शन आप देख रहे हो। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने टॉन 618 की बात की है जो सेकंड नंबर पे आता है। अब इस बेटे के बाप के पास चलते हैं। थोड़ा और जूम आउट करेंगे तो हमें दिखेगा इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल जो कि वैज्ञानिकों को पता चला है रिसेंटली, और वो है फिनिक्स ए। उसका कंपैरिजन आप देख सकते हो टॉन 618 के साथ, उससे भी बड़ा है ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। और क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स का सबसे छोटा ब्लैक होल कौन सा है जो अमेजिंगली छोटा है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट? तो हमारे धरती से करीब 1500 लाइट ईयर दूर एक यूनिकॉर्न नाम का ब्लैक होल है, यूनिकॉर्न। और वो हमारे यूनिवर्स का आज तक का सबसे साइज में छोटा डिस्कवर्ड ब्लैक होल माना जाता है। और इसका जो मास है वो सन के 3 गुना है। तो आपको लगेगा कि मास सन से 3 गुना है तो ये भी तो बहुत बड़ा हुआ। तो ब्लैक होल इससे भी बड़े बड़े होते हैं। सबसे छोटा ब्लैक होल जो फाउंड किया गया है वो है हमारे सूरज से 3 गुना बड़ा। मतलब दिस साइज इज वेरी टाइनी फॉर अ ब्लैक होल। ऐसे दानव के लिए ये साइज भी बहुत छोटा है, इनफैक्ट सबसे छोटा है। क्या आपको पता है कि अभी तक सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल जो कि फाइंड किया गया है उसका नाम है गाया BH1, GAIA BH1, और ये भी करीब 1500 लाइट ईयर दूर है, लेकिन प्रीवियस वाले से ज्यादा क्लोज है, इसलिए क्लोजेस्ट है। और इसका भी जो मास है वो सन से 10 गुना ज्यादा है। और अगर आप मिल्की वे के मैप पे इस ब्लैक होल का पोजीशन को देखोगे तो आपको बहुत सामने फील होगा हमारे सौर मंडल का। तो इससे हमारे वैज्ञानिकों को एक बात पता चली है कि ऐसे कई ब्लैक होल्स हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, जो बस हम लोगों ने डिटेक्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि इनको डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं है। ऐसे बहुत सारे ब्लैक होल्स होंगे छोटे छोटे जो कि और भी जगह थ्रू आउट आवर मिल्की वे जो है गैलेक्सी उसमें इधर उधर तैर रहे होंगे, बस हमने डिटेक्ट नहीं किया है। बस ये प्रे करो कि ऐसा कोई ब्लैक होल अचानक से किसी दिन हमारे सौर मंडल के अंदर ना घुस जाए, जिसके चांस कम है क्योंकि हमारे वैज्ञानिक लोग हमारे एक्चुअल सुपर हीरोज हैं हमें सेव करने के लिए।
तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में और भी धमाकेदार फैक्ट्स के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।